हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, ये जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है वेटेज वाइज ना तो 11th में इतना यूज है इसका, ना ही आपके जेई मेंस में, एडवांस में और नीट में। देखिए, इतना वेटेज नहीं है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर, ठीक है। बट इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कि आप पूरे 11th और 12th में आप पढ़ोगे क्या, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर आपको ये बताता है कि आपकी सोसाइटी फिजिक्स से कैसे रिलेट, और आपको ये बताता है कि आप फिजिक्स से कैसे रिलेट करते हो। आप पूरे 11th 12th में पढ़ोगे क्या, वो आप इन शॉर्ट इस छोटे से चैप्टर में पढ़ लेते हो, ठीक है। ये चैप्टर आपको ये भी बताता है कि फिजिक्स के स्कोप क्या क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, लिखिए मेरे साथ और समझिए, ठीक है। चलिए देखिए, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, देखिए, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये हमें समझ में आनी चाहिए, जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, ठीक है। तो साइंस की एक छोटी ब्रांच है दैट इज फिजिक्स। लिखिए इसमें, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस इज फिजिक्स, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस इज फिजिक्स। अब देखिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि क्या है, फिजिक्स एक ब्रांच है किसकी? साइंस की। और साइंस के कितने ब्रांच है मेनली, वो हम देख लेते हैं छोटा सा। साइंस, साइंस के ब्रांचेस देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत है, हम दो तीन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे भी, फर्स्ट वन फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड वन केमिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। थर्ड वन इज बायोलॉजी, थर्ड वन इज बायोलॉजी, थर्ड वन इज बायोलॉजी, ठीक है। देखिए, जो फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है, फिजिक्स में हम एक्चुअली में मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। कि जो भी आपकी क्वांटिटी अगर मेजरेबल है दैट इज कम अंडर फिजिक्स, ठीक है। जैसे आपका मोशन हो गया, आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आपका स्पीड हो गया, लाइट हो गया, फ्रिक्शन हो गया, हीट हो गया, जितनी भी चीजें, प्लानिटरी मूवमेंट हो गया, जितनी भी चीजें हैं, ये सब किसके अंडर आती है? फिजिक्स के अंदर आती है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हम कौन सी क्वांटिटी की बात करते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं विच आर मेजरेबल, ठीक है। तो लिखिए इसमें एक लाइन, इन दिस, इन दिस, इन दिस वी, इन दिस वी स्टडी, इन दिस वी स्टडी द मेजरमेंट, इन दिस वी स्टडी द मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये हम फिजिक्स में बात करते हैं कि हम फिजिकल क्वांटिटी से जो भी जितने भी रिलेट हैं दैट इज कम अंडर फिजिक्स, ठीक है। सेकेंड वन देखिए, केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री कैसे, देखिए केमिस्ट्री क्या है, देखिए लिखिए इसमें, इन दिस, इन दिस, इन दिस वी स्टडी, इन दिस वी स्टडी अबाउट, अबाउट रिएक्शन। हम इसमें रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, कि आपके मैटर्स के बीच में क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट के बीच में क्या रिएक्शन हो रहे हैं दैट इज कम अंडर केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री में किस चीज़ की बात करते हैं? रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी भी देखिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कि जहाँ भी लाइफ हो, जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, जिस चीज़ में लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, हम उस पर स्टडी करना, दैट इज बायोलॉजी। लाइफ जैसे आपका प्लांट में, एनिमल्स में, हम में, ठीक है, और जितने भी छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब में बात करते हैं किसकी?
किस में बात करते हैं, बायोलॉजी में बात करते हैं, मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना, लाइफ पे स्टडी करना, दैट इज कम अंडर बायोलॉजी। ठीक है, इसमें भी एक लाइन लिख लीजिए छोटा सा, इन दिस इन दिस वी इन दिस वी स्टडी इन दिस वी स्टडी अबाउट लाइफ, अबाउट लाइफ, अबाउट लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो रही साइंस की छोटी सी कहानी। ठीक है, और भी ब्रांच होते हैं बट हमने मेनली जितने हमारे काम के उतने हमने कवर किए। ठीक है, और देखिए साइंस जो है, साइंस के बारे में थोड़ा और, कि साइंस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो आया कहाँ से, साइंटियो से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो, और जानना। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो। लिखिए इस लाइन को भी, साइंस, साइंस ऐसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है साइंस, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड इज साइंटियो, साइंटियो, which mean साइंटियो, which mean which mean to know, और to know। ठीक है, which mean to know। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और साइंस का संस्कृत में नाम है विज्ञान, संस्कृत में साइंस को बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, इस लाइन को भी लिख लीजिए, इन संस्कृत, इन संस्कृत साइंस known as विज्ञान, विज्ञान। ठीक है, और अरेबिक में भी साइंस का मतलब होता है दैट इज नॉलेज। ठीक है, इस लाइन को भी लिखिए, इन अरेबिक, इन अरेबिक, इन अरेबिक साइंस, इन अरेबिक साइंस नोन एज नॉलेज, नॉलेज, साइंस नोन एज नॉलेज। ये थी बात किसकी, साइंस की। अब आ जाते हैं अपने फिजिक्स में। अब देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स वर्ड आया है फ्यूजिस से, ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस, फिजिक्स का ग्रीक वर्ड है दैट इज फ्यूजिक्स, फ्यूजिस, उससे आया है कि आपका फिजिक्स, फ्यूजिस से बना क्या, फिजिक्स। इस लाइन को भी लिख लीजिए, फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड इज फ्यूजिस, फ्यूजिस which mean which mean natural, which mean natural phenomena। का मतलब क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना, जो भी आपके नेचर में फिनोमिना चल रहे हैं, जैसे आपका सीजन चेंज हो रहा है, आपके लाइट के बारे में पढ़ना, ग्रेविटी, स्पीड, हीट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे स्टडी करना, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, और ये नेचर के फिनोमिनास को पढ़ना, दैट इज फिजिक्स। देखिए नेचर के ही तो फिनोमिना है, प्लानिटरी मोशन, आपका ग्रेविटी, ये सब किसके फिनोमिना, नेचर के फिनोमिना। तो नेचर के फिनोमिना को ही पढ़ना, उनको ऑब्जर्व करना, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, तो ये है फिजिक्स। ठीक है, नाउ अब देखिए फिजिक्स होती क्या है, और थोड़ा जानते हैं। चलिए, जैसे कि देख थोड़ा और जान लेते हैं व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, क्या, व्हाट इज फिजिक्स, आखिर फिजिक्स है क्या, है ना, तो थोड़ी कहानी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए क्या होता है कि नेचर की लॉ के बारे में पढ़ना, दैट इज फिजिक्स। नेचर के लॉज को पढ़ना, दैट इज फिजिक्स। देखिए सिंपल सा मतलब है कि नेचर के लॉ को ऑब्जर्व कर रहे हो, उन पे स्टडी कर रहे हो, फिर इंप्लीमेंट कर रहे हो, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखिए, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर के बारे में पढ़ना और उनके लॉज के बारे में स्टडी करना, दैट इज फिजिक्स। समझते हैं डिटेल में, एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे
और अच्छे से समझेंगे व्हाट इज फिजिक्स। देखिए जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे नेचर के लॉज को पढ़ते हैं और उन पे स्टडी कैसे किया और कैसे वो फिजिक्स के कैटेगरी में आया। देखिए समझिए, जैसे कि ये पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है। जैसे ये पेड़ है, किसका पेड़ है? सेब का पेड़ है, ठीक है। सेब का पेड़ है, ठीक है। और सेब के पेड़ के नीचे आपको पता ही है कौन बैठा है? न्यूटन जी बैठे हैं। सेब के पेड़ के नीचे कौन बैठे हैं? न्यूटन जी बैठे हैं, ठीक है। ऊपर से क्या गिरा? ऊपर से गिरा क्या? सेब। क्या गिरा? सेब। ऊपर से क्या गिरा? सेब। सेब जब गिरा, क्या गिरा? लिख लीजिए एप्पल, ठीक है। एप्पल। ये कौन है? ये न्यूटन जी है, ये न्यूटन जी है, ठीक है। तो जब एप्पल नीचे गिरा तो किसके ऊपर गिरा? सेब, ओ सॉरी, न्यूटन जी के पे गिरा। एप्पल किस पे गिरा? न्यूटन जी पे गिरा। तो न्यूटन जी ने एप्पल लिया और देखा कि जो एप्पल है ये पेड़ से नीचे गिर रहा है। आखिर क्यों? कोई भी चीज दुनिया में ऊपर से छोड़ते तो नीचे ही क्यों गिरती है? क्यों गिर रही है कोई भी चीजें नीचे क्यों गिर रही है? ये एक्चुअली में किसके फिनोमेना है? नेचर के ही तो फिनोमेना है कि किसी को अंडर ग्रेविटी छोड़ दे तो उससे अट्रैक्ट हो जाती है ना। अर्थ की ग्रेविटी से कोई भी चीज अट्रैक्ट होती है, इसीलिए नीचे गिरती है। ये हमें पहले नहीं पता था, बट जब न्यूटन जी ने ऑब्जर्व किया कि सारी चीजें नीचे ही गिर रही हैं, कुछ भी छोड़ो सब नीचे गिर जाती है, ऐसा क्यों? ये सब दिमाग में चल रहा था न्यूटन जी के, ठीक है। तो उन्होंने इस पे क्या किया? रिसर्च किया, इस पे एनालिसिस किया, ठीक है, और स्टडी की, है ना। देखिए नेचर के फिनोमिना ही है, इन पे स्टडी कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद उनको क्या पता चला? दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तब कौन सा कॉन्सेप्ट आया? लॉ। कोई भी चीज़ें नीचे गिरती हैं इसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। दैट इज फिनोमिना ऑफ नेचर, वो नेचर के फिनोमिना ही है। फिर उन पे जो लॉ बना, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए हमने सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व किया, न्यूटन जी ने नेचर को ऑब्जर्व किया और फिर उन पे स्टडी करके क्या निकाला? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मैं एक दे रहा हूं आपको समझाने के लिए व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। जैसे कि और दो तीन देख लीजिए, जैसे आपका स्टडी ऑफ मोशन, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, और भी जैसे एग्जांपल स्टडी ऑफ मोशन हो गया, आपका फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन, हीट, इनर्शिया, ग्रेविटी, इन सब पे तो स्टडी हुई है ना। दैट इज ऑल्सो फिनोमिना ऑफ नेचर। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि आपका फोर्स, ये भी तो नेचर के फिनोमिना है। जैसे ये एक एग्जांपल है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आपका फोर्स, आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, मैग्नेटिज्म, ये बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। मैं दो तीन लिख दिया, ठीक है। एक और तरीके से समझिए व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। एक साइंटिस्ट और थे, दैट इज रिचर्ड फेनमैन, ठीक है। क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? रिचर्ड फेनमैन, ठीक है। देखिए अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे समझाया व्हाट इज फिजिक्स। चलिए उनकी कहानी भी सुन लेते हैं कि उन्होंने कैसे बताया कि फिजिक्स आखिर है क्या, ठीक है। तो उन्होंने कहा, रिचर्ड फेनमैन, देखिए इन्होंने फिजिक्स को समझाने के लिए इन्होंने एक चेस बोर्ड लिया, चेस, ठीक है। एक लिया इन्होंने क्या? चेस। ये क्या है आपका? एक चेस बोर्ड है, ठीक है। एक चेस बोर्ड है, ठीक है। इन्होंने चेस बोर्ड से समझाया व्हाट इज फिजिक्स। देखिए बहुत अच्छे से समझाया, समझिए इन चीज़ों को भी। जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि चेस में प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। आपका इस साइड बैठा है मान लो ए, इस साइड बैठा है प्लेयर बी, ठीक है। इस साइड बैठा है प्लेयर ए और इस साइड बैठा है प्लेयर बी, ठीक है। और इसके अंदर
सारे राजा मंत्री घोड़ा सिपाही सब, ठीक है। ये कुछ ऐसी कहानी है चेस की, ठीक है। तो और देखिए, अब देखिए इन जो ए और बी चेस खेल रहे हैं, ठीक है, ए और बी क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, ठीक है। तो और इनको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्व इनको कर रहा है सी, कोई तीसरा बंदा है, दैट कोई तीसरा बंदा है सी, ये इनको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो सी है, इसको चेस खेलना बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं पता, इसको जीरो पता है कि चेस कैसे खेलते हैं, ठीक है। ये बस आया है, देख रहा है कि ए और बी प्लेयर चेस खेल रहे हैं और ये देख रहा है, इनको चेस खेलते हुए देख रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ए ने चला अपना प्यादा आगे बढ़ा है, ठीक है, फिर बी ने चला अपना प्यादा, ये चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है सी। सी ये देख रहा है कि ए पहले चला, फिर उसके बाद बी चला, ठीक है। ये बातें कौन ऑब्जर्व कर रहा है, सी। तो सी ये सोच रहा है कि अच्छा प्यादा एक एक चलता है, ठीक है। तो इस सी ने ये बात अपनी डायरी में नोट कर ली, क्योंकि सी सीखना चाहता है कि चेस कैसे खेलते हैं, तो वो देख के सीख रहा है। तो सी ने एक बात ऑब्जर्व कर ली कि पहले एक चलते हैं, ठीक है। अब समझिए, फिर फिर ए ने चला अपनी चाल, फिर ए ने चला, ये लीजिए, फिर ए ने चल दिया दो। ये चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है सी। फिर वो सोचा अरे ये क्या हुआ, पहले एक चला अब दो चल दिया। तो ये सी को थोड़ी देर में समझ में आया कि प्यादा एक चल सकता है और ज्यादा ज्यादा दो चल सकता है पहली बार, ठीक है। तो ये चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा है, सी। और सी ने ये बात भी नोट कर ली और लिख ली अपनी डायरी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्न इज बी। बी ने भी अपनी चाल चली, मान लो बी ने ये चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी ये चीजें ऑब्जर्व कर रहा है और सीख रहा है। फिर उसके बाद चला कौन, ए चला अपनी चाल, फिर उसके बाद बी चला अपनी चाल। ये चीजें कौन देख रहा है, ये चीजें देख रहा है कौन, सी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ यूं, ये जो पहले चला ए फिर चला बी, अब जो ए ने काट दिया इसको, ए ने बी के प्यादे को, सिपाही को काट दिया, ठीक है। ये चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा है, सी। सी बोला है अरे ये क्या हो रहा है, सीधा चल रहे थे काट रहे हैं टेढ़े, ठीक है। तो ये चीजें ऑब्जर्व करेगा, थोड़ी देर में उसे पता चला कि प्यादे चलते तो सीधे हैं पर काट लेते हैं टेढ़े, ठीक है। तो ये चीजें भी थोड़ी देर में उसे समझ में आई और ये बात भी उसने नोट कर ली अपनी डायरी में, ठीक है। और ये बात उसे समझ में आ गई। उसके बाद हाथी निकला, एकदम से उड़ रहा है। उसके बाद घोड़ा निकला, वन एक दो ढाई। ये चीजें समझ नहीं पा रहा है सी की हो क्या रहा है, कभी कोई दो चल रहा है, कभी एक चल रहा है, कभी घोड़ा ढाई चल रहा है, कोई कोई ढाई चल रहा है, रानी कहीं भी भाग रही है, और आपका आपका जो हाथी है वो एकदम से कहीं भी उठ के सीधा चला जाता है। ये चीजें समझ नहीं आ रही है सी को। बोला कि हर गोटी की अपनी अलग अलग चाल है, ठीक है। तो उसे जितना समझ में आ रहा है लिख रहा है, ठीक है। और ये चीज भी उसने अपनी डायरी में सारी चीजें लिखते जा रहा है, जितना उसे पहले समझ में आया उतना लिख लिया। फिर देखा अरे नहीं वो तो ऐसे भी चल सकता है, तो उसने पहले वाले को काटा, नहीं नहीं ये गलत है, उसने और अपडेट किया उस चीज को, पिछली वाली चीज को जो लिखा था उसने, जितना समझ के उसने लिखा था कि ये ऐसा भी चलता है, और उसने वो लिख लिया सी ने। फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया नहीं नहीं ये ऐसे भी चल सकता है और ऐसे भी चल सकता है, तो उसने पिछले वाले को काटा और अगली लाइन में अपडेट करके लिख दिया कि वो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये चीजें कौन ऑब्जर्व कर रहा है, सी। नाउ अब हम समझते हैं कि रिचर्ड फेनमैन बताना क्या चाहते हैं, कि वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, कि ये फिजिक्स से इस चेस बोर्ड को कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए समझिए, जो फेनमैन जी थे उन्होंने ये बताया कि जो चेस है, ये चेस ये जो चेस है, जो प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं, और ये पूरा चेस बोर्ड, उन्होंने ऐसे रिलेट किया। उन्होंने कहा ये एक नेचर है, ऐसे समझो, ये क्या है, नेचर है, ये क्या है, नेचर, ठीक है। और और इनमें जो हो रहा है कि
फिनोमिना जो चल रहे हैं कि यादें टर्न अपनी टर्न में चल रहे हैं, वो अपनी टर्म में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है, मूवमेंट जो हो रही है इनके अंदर, दैट इज फिनोमिना। किसकी फिनोमिना? नेचर के। वो रिलेट कर रहे हैं, तो ये किसकी फिनोमिना है? नेचर की फिनोमिना है, ठीक है। तो मूवमेंट क्या है? नेचर की फिनोमिना है, ठीक है। इस चीज देखिए, ये जो चीजें जो मूवमेंट हो रही है, ये सारी मूवमेंट, ये सब क्या है? ये फिनोमिना है। मूवमेंट जो है, ये जो मूवमेंट है, मूव जो है, दैट इज फिनोमिना। किसकी फिनोमिना? नेचर की फिनोमिना। नेचर की फिनोमिना क्या है? ये फिनोमिना है किसकी? नेचर की फिनोमिना है। जो ये मूवमेंट हो रही है अंदर, ये फिनोमिना है किसकी? नेचर की। और ये जो सी है, ये सी कौन है? ये सी है साइंटिस्ट। कौन है ये सी? साइंटिस्ट है। ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है जो किसको देख रहे हैं? नेचर को देख रहे हैं और चीजें समझ रहे हैं। जितना उन्हें समझ में आता है वो अपनी डायरी में लिख लेते हैं। उनके बाद अगर उन्हें और उस चीज के बारे में और ज्यादा समझ में आती है तो पिछले वाले को काटते हैं, बोलते हैं नहीं वो ऐसे तो होता ही है, पर वो ऐसे भी होता है, अपडेट करते हैं, ठीक है। तो जो सी है दैट इज साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है नेचर को, नेचर की फिनोमिनास को ऑब्जर्वेशन करना, जितना उसे समझ में आया लिखना, फिर बाद में अपडेट करना, ठीक है। तो ये सब क्या है? यही क्या है? फिजिक्स है। कि फिजिक्स में क्या होता है, आपके नेचर के फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद उसको लिखा जाता है, और ज्यादा समझ में आए तो पिछले वाले को अपडेट किया जाता है। इसीलिए इसीलिए टाइम टू टाइम फिजिक्स के लॉ चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जितना समझ में आएगा और ज्यादा अपडेट करेंगे, है ना। और ज्यादा अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम। यही क्या है? फिजिक्स। जो बताया कि इन्होंने, रिचर्ड फेनमैन जी ने, ठीक है। तो ये क्या है? फिजिक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। और ये जो ए और बी है, आप इनको कह सकते हो गॉड। जो नेचर के फिनोमिना कर रहे हैं, दैट इज गॉड। ये गॉड है, ठीक है, भगवान, जो आपके नेचर के फिनोमिना को करवा रहे हैं। और सी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। नाउ, नाउ देखिए, अब क्या है, इसमें भी दो बातें लिखी। हमने एक तो लिख लिया स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, है ना, दैट इज फिजिक्स। और जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे आपका डे हो गया, डे नाइट प्रोसेस है, डे नाइट प्रोसेस या फिनोमिना। आपका सीजन जो चेंज होता रहता है, ये सब भी तो नेचर के फिनोमिना है। इन सब पे भी तो हमने स्टडी कर रखी है, दैट इज अंडर फिजिक्स। सीजन चेंज फिनोमिना, आपका मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के मोशन, मूवमेंट, जो प्लैनेट्स, जो अर्थ के, मार्स के, जुपिटर के, इन सब के जो मोशन है, ये भी तो नेचर के ही फिनोमिना है। इन सब के बारे में स्टडी हमने किया, दैट इज ऑल्सो कम अंडर फिजिक्स, ठीक है। और देखिए, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपने 11 9 10 में पढ़ा भी होगा एटम्स। और इलेक्ट्रॉन के मोशन पे भी स्टडी करना, दैट इज ऑल्सो कम अंडर फिजिक्स, क्योंकि वो सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। आपका स्पीड हो गया, ग्रेविटी हो गया, लाइट, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रि इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मोशन ऑफ फ्लूड, मोशन ऑफ फ्लूड, फ्लूड मतलब आपका गैस और लिक्विड, इन दोनों को हम फ्लूड कहते हैं, ठीक है। या गैस, गैस भी एक फ्लूड है और लिक्विड भी एक फ्लूड है, ठीक है। इनके मूवमेंट के बारे में भी स्टडी करना, दैट इज ऑल्सो फिजिक्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत लाखों एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। तो तो देखिए, हमें एक बात तो समझ में आ गई, फिजिक्स क्या है, नेचर के फिनोमेना पे स्टडी करना, और ये फुल्ली बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पे। अभी हमने एग्जांपल देखा, साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर को, और जितना ऑब्जर्व करते हैं, जितना सीखते हैं, उतना लिखते हैं, उतना दुनिया को बताते हैं। तो फिजिक्स फुल्ली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस पॉइंट को भी लिख ही लीजिए। फिजिक्स, फिजिक्स इज फुल्ली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम मॉडिफाई, और मॉडिफाई भी होता था, अपडेट, मतलब हमने ये भी देखा कि कैसे अपडेट होता है, जितना बाद में और ज़्यादा चीज़ें समझ में आई तो उसको, उस लॉ को मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। तो फिजिक्स फुल्ली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। नाउ देखिए, ऑब्जर्वेशन में हम करते क्या है, जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें करते क्या है, फर्स्ट थिंग हम उसकी एनालिसिस करते हैं, हम उसकी एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद, समझने के बाद हम उस पर कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, इस पर कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट इज कैलकुलेट, जो चीज़ हमने एनालिसिस की, जो चीज़ हमने देखी, उनके ऊपर कैलकुलेशन करना, ठीक है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेट हो गई चीजें, अब उसकी एक्यूरेसी चेक करना कि क्या ये वैलिड है भी, कि क्या ये सही भी है कि नहीं, हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है भी कि नहीं है। तो कैलकुलेशन की एक्यूरेसी चेक करना, एक्यूरेसी चेक किया, ठीक है। तो यही क्या है, ऑब्जर्वेशन है, कि किसी चीज की एनालिसिस करना, एनालिसिस की कैलकुलेशंस करना, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी चेक करना कि क्या वो सही है भी कि नहीं है, ठीक है। नाउ ये देखिए एक चीज और, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ मैथ। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मैथ। तो कैलकुलेशन बाय द हेल्प ऑफ मैथ, मैथ की मदद से हम कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में यूज होता है किसका, मैथ का। क्योंकि अभी हमें समझ में आया, कैलकुलेट कर रहे हो आप किसी चीज को, तो वो किसकी मदद से करोगे, मैथ की मदद से ही करते हैं हम कैलकुलेशन, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आ गई। तो 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 मैथमेटिक, तो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इज, तो मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ फिजिक्स है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, दैट इज मैथ, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है, फिजिक्स की एक लैंग्वेज है, ठीक है, दैट इज मैथ, ठीक है। नाउ ये बातें थी कुछ फिजिक्स की, हमने फिजिक्स के बारे में कुछ जाना। नाउ अब हम देखेंगे स्कोप क्या क्या है फिजिक्स के, ठीक है, ब्रांचेस क्या है फिजिक्स के, मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए, दैट इज ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स या स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप या ब्रांच ऑफ फिजिक्स,
ठीक है। देखिए, हमने क्लास फिजिक्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स, मतलब ओल्ड फिजिक्स। दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो हमने स्कोप को, ब्रांच को दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स मतलब ओल्ड फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स मतलब न्यू फिजिक्स, ठीक है। हम इस चीज को लिखिए पहले। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। फर्दर हमने इसके भी सब डिवाइड किए, क्लासिकल फिजिक्स के भी हमने सब डिवाइड किए और मॉडर्न फिजिक्स के किए, ठीक है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे हम क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स और यूनिफिकेशन, और भी बहुत सारे टॉपिक है इस चैप्टर में। वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।